दोस्तों, कलेक्टर साहब, जो अब शहर के बड़े पद पर आसीन थे, बरसों बाद अपने गांव लौटे। इस बार उनका लौटना कुछ अलग था। वह अपने पद और प्रतिष्ठा को दरकिनार कर चरवाहे के भेष में गांव की असलियत जानने की ठानी थी। उनका मन बेचैन था। न जाने क्यों उन्हें अपने गांव की यादें अब धुंधली और जटिल सी लगने लगी थीं। गांव में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि माहौल बदला बदला सा है। लोग आपस में बात करते हुए खौफ और साए के डर में जी रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी ने पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उनके कपड़े फटे पुराने थे। उनकी आंखों में एक सामान्य चरवाहे की साधारण झलक दिख रही थी। जब वह गांव के चौपाल पर पहुंचे तो वहां भारी पंचायत लगी हुई थी। भीड़ के बीच से आवाजें उठ रही थीं, गाली गलौच और चीखें। कलेक्टर साहब ने पास जाकर देखा तो उनके पिता, जो बुजुर्ग और कमजोर हो चुके थे, और उनकी पत्नी, जो हमेशा उनके सपनों का सहारा बनी, जमीन पर घुटनों के बल झुके हुए थे। पंचायत के सामने उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था। पंचायत के मुखिया, जो गांव के दबंगई के लिए मशहूर थे, अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने एक बड़ा झूठ फैलाया था कि कलेक्टर साहब के परिवार ने गांव की जमीन का कुछ हिस्सा धोखे से अपने नाम कर लिया है। इस झूठ को आधार बनाकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दोनों पर जुल्म ढाने की साजिश रची थी। कलेक्टर साहब ने देखा कि उनके पिता को जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया गया और उन्हें पंचायत के आदेश पर थूक चाट चाटने को मजबूर किया जा रहा था। उनकी पत्नी ने रोते हुए विरोध किया तो उन्हें चुप कराने के लिए लाठियां बरसाई गईं। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। भीड़ में मौजूद हर शख्स डर और मजबूरी का मारा हुआ था। कलेक्टर साहब के हाथ शक्ति से मुट्ठी में बंध गए। आंखों में आंसू और गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। वह भीतर ही भीतर टूट गए, पर उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की। वह चुपचाप वहां खड़े रहे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है। भीड़ में एक व्यक्ति फुसफुसाने लगा, मुखिया ने यह सब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया है। कलेक्टर साहब के पिता के पास जो कागज थे वह भी चोरी कर लिए गए। अब तो ये गांव में उनकी हुकूमत चलाने के लिए सबको झुका रहे हैं। कलेक्टर साहब ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ सवाल भी थे। उन्होंने बिना कुछ कहे गांव की गली में कदम बढ़ाया, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, सच सामने लाने का। कलेक्टर साहब, जो अब तक एक चरवाहे की आड़ में सब कुछ देख और सुन रहे थे, गांव के उन कोनों में गए जहां अक्सर सच्चाई छिपी होती हैं। अंधेरी गली में बैठे एक बूढ़े से उन्होंने धीरे से पूछा, मुखिया की इतनी ताकत कैसे हो गई? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। बूढ़े ने इधर उधर देखा और फुसफुसाने लगा, इस दौलत के पीछे एक बड़ा खेल छिपा है, गांव की जमीन हथियाने का खेल। कलेक्टर साहब को वह हर बात धीरे धीरे जोड़ने लगी। पंचायत के दबाव में लोगों ने अपनी जमीनें मुखिया के नाम कर दी थीं। जो विरोध करता उसे सरेआम अपमानित या झूठे मामलों में फंसाया जाता। उनके पिता और पत्नी इस साजिश के नए शिकार थे। अगली सुबह कलेक्टर साहब ने गांव की सीमा के पास एक झोपड़ी किराए पर ली और वहां से गांव पर नजर रखने लगे। उनके चरवाहे के भेष ने उन्हें आम इंसान बना दिया था और कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वे मुखिया के करीबियों के बीच उठने बैठने लगे। मुखिया के सबसे भरोसेमंद आदमी श्याम से उन्होंने दोस्ती कर ली। श्याम शराब के नशे में अक्सर अपनी जुबान खोल देता था। एक रात उसने बातों बातों में बताया, मुखिया ने जो भी किया है वह बस ताकत पाने के लिए किया। कलेक्टर साहब के बाप को सबक सिखाना जरूरी था। उनके पास कुछ कागजात हैं जो मुखिया के लिए खतरा बन सकते थे। कलेक्टर साहब ने महसूस किया कि यह कागजात उनकी जमीन और संपत्ति से जुड़े थे, जिन पर मुखिया ने नजर गड़ा रखी थी। लेकिन वह सबूत कहाँ थे, यह पता लगाना अब सबसे जरूरी हो गया था। कलेक्टर साहब ने अगले कुछ दिनों में गांव के हर छोटे बड़े व्यक्ति से मिलने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि मुखिया ने न केवल उनके परिवार बल्कि गांव के कई गरीब लोगों का शोषण किया था। साजिश इतनी गहरी थी कि पंचायत के कई सदस्य भी मुखिया के दबाव में झूठ बोल रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मुखिया का आदमी बंसी एक मोटे थैले के साथ जंगल की ओर जा रहा है। कलेक्टर साहब ने बिना देरी किए उसका पीछा किया। जंगल के बीच एक वीरान झोपड़ी में बंशी ने वह थैला छुपाया। कलेक्टर साहब ने दूर से देखा कि थैले में कुछ कागजात और नकदी भरी हुई थी। उनके मन में आशंका हुई कि यही वह सबूत हो सकते हैं जिनसे मुखिया ने सबको दबा रखा था।
वह रात भर उस झोपड़ी के पास छुपे रहे। उन्हें यह तय करना था कि सही समय पर वहां पहुंचकर वह कागजात हासिल कर ले। लेकिन दूसरी तरफ गांव के मुखिया की दहशत बढ़ती जा रही थी। उनके पिता और पत्नी पर और अत्याचार होने की खबरें आ रही थीं। सुबह होते ही कलेक्टर साहब ने बंशी की गतिविधियों पर फिर से नजर रखनी शुरू की। उन्होंने यह भी जाना कि पंचायत में 2 लोग ऐसे थे जो अंदर ही अंदर मुखिया के खिलाफ थे, लेकिन खुलकर सामने आने से डर रहे थे। गांव के हालात बद से बदतर हो रहे थे। कलेक्टर साहब का धैर्य अब टूटने के कगार पर था, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह जल्दबाजी में अपनी असलियत उजागर नहीं करेंगे। उन्हें एक ऐसा मौका चाहिए था जहां वह मुखिया के पूरे खेल को सबके सामने ला सके। कलेक्टर साहब ने अगली रात का इंतजार किया। जंगल की झोपड़ी में छिपाए गए थैले तक पहुंचने का यही सही समय था, जब पूरा गांव सो रहा था। वह बिना आवाज के झोपड़ी तक पहुंचे। दीवार दरार से झांकने पर उन्होंने देखा कि बंशी और मुखिया के 2 आदमी वहां बैठे शराब पी रहे थे। उनके पास एक और थैला था। कलेक्टर साहब को अंदेशा हुआ कि यह नए कागजात भी किसी और गरीब परिवार से छीने गए होंगे। वह पास के पेड़ों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। मुखिया ने कह दिया है कि यह सब कागजात कल सुबह शहर भेजने हैं। कलेक्टर साहब के बाप का खेल अब खत्म होने वाला है। बंसी हंसते हुए बोला। दूसरे आदमी ने पूछा, लेकिन अगर वह कागजात कहीं खो गए तो कोई खोएगा नहीं। जब तक यह कलेक्टर साहब खुद यहां वापस नहीं आते, उनके परिवार को सबक सिखाते रहेंगे, बंसी ने कहा और जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर कलेक्टर साहब का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। वह जानते थे कि जल्दबाजी से सब चौकन्ने हो जाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि जैसे ही यह लोग झोपड़ी छोड़ेंगे, वह अंदर जाकर सबूत ले लेंगे। कुछ देर बाद बंसी और उसके साथी झोपड़ी से बाहर निकले। कलेक्टर साहब ने उनका पीछा नहीं किया। जैसे ही वे ओझल हुए, वे अंदर घुसे और थैले को खोलकर देखा। उनकी उम्मीद सही निकली। थैले में उनके पिता की जमीन के असली कागजात थे, साथ ही गांव के कई अन्य लोगों के भी। इसके अलावा एक छोटी डायरी भी थी, जिसमें मुखिया के हर गैर कानूनी काम का काला चिट्ठा लिखा हुआ था। लेकिन तभी उन्हें बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह झट से झोपड़ी एक कोने में छिप गए। एक आदमी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर देखता रहा। कलेक्टर साहब की सांसें थम गईं। वह जानते थे कि अगर पकड़े गए तो सारा सच उजागर होने से पहले ही मुखिया उन्हें खत्म करवा देगा। आदमी थोड़ी देर बाद बाहर चला गया। कलेक्टर साहब ने राहत की सांस ली और तुरंत झोपड़ी से निकलकर थैला लेकर अपनी झोपड़ी की ओर भागे। लेकिन अब मामला और खतरनाक हो गया था। वह जानते थे कि मुखिया और उसके लोग यह महसूस कर लेंगे कि उनके राज खतरे में है। अगली सुबह पंचायत का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मुखिया ने ऐलान किया कि कलेक्टर साहब के पिता और पत्नी को अगर आज पंचायत के सामने झुकाया नहीं गया तो उन्हें गांव से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कलेक्टर साहब ने उसी समय अपने चरवाहे के भेष में पंचायत में कदम रखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उन्होंने खुद को शांत बनाए रखा। वह भीड़ में चुप खड़े रहे। उनकी नजरें मुखिया और उनके आदमियों पर थीं। तभी पंचायत के बीच वंशी घबराता हुआ आया और मुखिया के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। मुखिया की आंखों में डर झलकने लगा। उसने तुरंत पंचायत को स्थगित करने का बहाना बनाया और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। कलेक्टर साहब ने इसे अपने लिए सही समय समझा। वह जान चुके थे कि मुखिया अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उनकी असली चुनौती यह थी कि वह गांव वालों का भरोसा कैसे जीते और मुखिया की साजिश को सबके सामने उजागर करें। पंचायत से लौटने के बाद कलेक्टर साहब ने अपनी झोपड़ी में छिपे कागजात और डायरी को फिर से पढ़ा। हर पन्ने पर मुखिया के झूठ, उसकी ताकत के पीछे का काला सच और गांव वालों की बेबसी दर्ज थी। यह उनके लिए वह हथियार था जिससे वह मुखिया के साम्राज्य को गिरा सकते थे। लेकिन वक्त कम था। मुखिया को भनक लग चुकी थी कि कोई उसकी साजिश के राज खोलने के करीब पहुंच चुका है। अगली रात कलेक्टर साहब ने गांव के उन लोगों को चुपके से अपने पास बुलाया जो मुखिया के खिलाफ थे, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं कह पा रहे थे। उन लोगों में रामू और 2 बुजुर्ग पंचायत सदस्य भी थे। रामू, जो अब तक मुखिया का आदमी था, धीरे से कहा, मुखिया, मुझे भी डरा धमकाकर अपने साथ रखता है, लेकिन मैंने जो देखा वह बर्दाश्त नहीं होता। उसकी सारी ताकत,
बस इन कागजात और डराने धमकाने पर टिकी है। कलेक्टर साहब ने डायरी और कागजात उन सबको दिखाए। रामू और बाकी लोगों के चेहरे पर हैरानी के साथ राहत थी था, लेकिन सवाल यह था कि इसे गांव के बाकी लोगों के सामने कैसे लाया जाए, खास करके तब जब मुखिया के गुंडे हर ओर नजर रख रहे हो। सुबह गांव की पंचायत फिर इकट्ठा हुई। इस बार मुखिया ने ऐलान किया कि कलेक्टर साहब के पिता और पत्नी को गांव से निकाल दिया जाएगा। वह अब किसी भी विरोध को सहने को तैयार नहीं था। लोगों की नजरें जमीन पर झुकी थीं। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन तभी भीड़ के बीच से चरवाहे के वेश में खड़ा एक व्यक्ति आगे बढ़ा। डीएम साहब ने अपनी आवाज को कठोर करते हुए कहा, पंचायत के फैसले से पहले क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? मुखिया ने उसे घूरते हुए कहा, तू कौन होता है? सवाल पूछने वाला। कलेक्टर साहब ने उसकी बात को अनसुना करते हुए गांव वालों की ओर देखा। क्या आप सब जानते हैं कि मुखिया ने कितने लोगों की जमीन छीन ली है, कितने घर उजड़ दिए हैं, और जो कागजात वह दिखाकर सबको धमका है वह असली भी है या नहीं? मुखिया गुस्से में चीख पड़ा, चुप हो जा, नहीं तो तुझे भी इन्हीं की तरह सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मुखिया कुछ और कहता, कलेक्टर साहब ने कागजात और डायरी को भीड़ के सामने लहराया। ये देखो, यह सबूत है कि यह आदमी झूठ और धोखे से यहां का राजा बना हुआ है। ये डायरी उनके हर गुनाह की गवाही देती है। गांव वाले धीरे धीरे अपने डर से उभरने लगे। लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। इस सच्चाई की पुष्टि की रामू ने भी सामने आकर कहा, यह सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया ने हर गरीब के जमीन पर कब्जा किया है। मुखिया हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि अगर यह सबूत सबके सामने आ गया तो उसका अंत करीब है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि कागजात छीन ले, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कलेक्टर साहब ने तेज आवाज में कहा, अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बार उनकी आवाज में ऐसा ररौब था कि सभी ठिठक गए। मुखिया और उसके गुंडे पहली बार असहाय दिख रहे थे। मुखिया और उसके आदमियों की बेचैनी बढ़ चुकी थी। गांव की भीड़ अब दो हिस्से में बंटने लगी थी। कुछ लोग अब खुलकर मुखिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे, जबकि कुछ अभी भी डर से चुप थे। कलेक्टर साहब ने उनकी यह दुविधा समझी। उन्होंने डायरी और कागजात को ऊंची करते हुए कहा, यह सबूत यह साबित करने के लिए काफी है कि जो अत्याचार तुम सब ने सहा है वह मुखिया की साजिश का हिस्सा था। लेकिन यह भी तय है कि अगर हम सब ने मिलकर अब कदम नहीं उठाया तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों की आंखों में संकोच और हिम्मत के बीच संघर्ष साफ दिख रहा था। इसी बीच मुखिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। 4-5 गुंडे जो उसके सबसे करीबी थे धीरे धीरे कलेक्टर साहब की ओर बढ़ने लगे। कलेक्टर साहब ने इसे भांप लिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ठहर कर भीड़ की ओर देखा और कहा, अगर तुम सब चुप रहे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। आज ये मेरे परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, कल तुम्हारे घरों पर धावा बोलेंगे। मुखिया के आदमी अब कलेक्टर साहब के काफी करीब पहुंच चुके थे। अचानक रामू और कुछ बुजुर्ग पंचायत सदस्य आगे आए। अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो हम सब मिलकर तुम्हें रोकेंगे, रामू ने गरजते हुए कहा। यह पहली बार था जब गांव के लोग मुखिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे भीड़ में से और लोग आगे आने लगे। मुखिया के आदमियों ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन मुखिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह सब नाटक है, तुम लोग भूल गए हो कि गांव में कौन असली ताकत है। उसने अपने पास खड़े एक आदमी को इशारा किया जो अपनी बंदूक निकालने ही वाला था, लेकिन कलेक्टर साहब ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ, मैंने ये खेल बहुत देख लिया है। तुम सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ एक चरवाहा हूं, लेकिन मैं अपनी असलियत छिपाकर इस गांव में आया था। मैं वही कलेक्टर हूं जिसके परिवार पर तुम्हारे अत्याचार हो रहे हैं। और ऐसा कहकर डीएम साहब ने अपना असली चेहरा सबके सामने ला दिया, जिसे देखकर जमींदार हक्का बक्का रह गया और सब लोग हैरान हो गए। अब यह सब खत्म होगा, कलेक्टर साहब ने कहा। मुखिया और उसके आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन उनके पास अब भी कुछ चाल थी। मुखिया ने झूठी हंसी के साथ कहा, कलेक्टर साहब, यह सब कागजात झूठे हैं। यह तो गांव वालों को भड़काने की साजिश है। आप सब देखो, यह इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर गांव में फूट डालना चाहता है। गांव वालों में फिर से फुसफुसाहट हुई। जो जमीन थी वह अब भी हमारी है, और यह तुम्हारी झूठी साजिश की पोल खोलने के लिए काफी है। भीड़ अब पूरी तरह मुखिया के खिलाफ हो चुकी थी।
लोगों ने धीरे धीरे उसे और उसके आदमियों को घेरना शुरू कर दिया था। रामू ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमें बरसों तक डराया, हमारे घर छीने, अब तुम्हारी बारी है। मुखिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। गांव के माहौल में तनाव चरम पर था। कलेक्टर साहब ने शांत स्वर में कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब भी वह कुछ न कुछ करे, लेकिन यह तुम्हारी एकता है जो उसके जैसे लोगों को हराएगी। मैं यहां तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम कब तक सहते रहोगे। मुखिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह जानता था कि उसकी ताकत अब उसके झूठ के तिनके के सहारे खड़ी है, लेकिन उसके इरादे अभी भी खतरनाक थे। गांव वालों का गुस्सा अब मुखिया के खिलाफ फूट पड़ा था। बरसों से सहा गया अन्याय आज सवाल बनकर उनकी आंखों में जलने लगा। कलेक्टर साहब की सच्चाई सामने आने के बाद अब डर का साया टूट चुका था। मुखिया और उसके आदमियों को चारों तरफ से गांव वालों ने घेर लिया। मुखिया, जो अब तक अपनी सत्ता और ताकत के नशे में चूर था, पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम सब पागल हो गए हो, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा हाल और बुरा होगा। लेकिन उसकी आवाज में अब वह बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कलेक्टर साहब ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, तुम्हारे झूठ और अन्याय की उम्र खत्म हो चुकी है। जो कागजात और सबूत मेरे पास हैं, वह न केवल तुम्हारे सारे गुनाहों को उजागर करेंगे, बल्कि यह भी साबित करेंगे कि तुमने कैसे गरीबों को लूटा और उनकी जमीनें हथियाई कानून तुमसे खुद निपटेगा। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, अब यह तुम्हारी ताकत है जो इस गांव को नया रास्ता दिखाएगी। अगर तुम सब मिलकर एकजुट रहे तो कोई भी मुखिया या दबंग तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। रामू, जो पहले मुखिया का सबसे करीबी था, अब पूरी ताकत के साथ गांव वालों के साथ खड़ा था। उसने पंचायत के बीच खड़े होकर मुखिया की सारी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे उसने गांव वालों के जमीन छीनने में मुखिया का साथ दिया था और कैसे पंचायत के सदस्यों को डराया धमकाया गया। मुखिया ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि वे भीड़ को डराने की कोशिश करें, लेकिन गांव वालों ने अब तय कर लिया था कि वह और अन्याय सहने वाले नहीं। उन्होंने मिलकर मुखिया के आदमियों को रोका और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। मुखिया को समझ आ गया था कि उसका अंत नजदीक है। कलेक्टर साहब ने गांव की पुलिस को पहले ही खबर कर दे दी थी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची और मुखिया और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ चोरी, जमीन हड़पने और अन्याय के सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए गए। जब सब शांत हो गया तो कलेक्टर साहब अपने पिता और पत्नी के पास गए। उनके पिता की आंखों में गर्व और आंसू थे। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए न्याय किया है। उनकी पत्नी, जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, बोली, आज तुमने हमारा सम्मान वापस दिलाया है। गांव के लोग अब कलेक्टर साहब के चारों ओर खड़े थे। बुजुर्गों ने कहा, हमने अपनी गलती मान ली है। मुखिया के डर से हम चुप रहे, लेकिन अब हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे। कलेक्टर साहब ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इस गांव को तुम सबको मिलकर संवारना है। यह तुम्हारी एकता है जो इसे सुरक्षित और खुशहाल बनाएगी। मुखिया के जेल जाने के बाद गांव में नया दौर शुरू हुआ। पंचायत में अब सच की आवाज सुनाई देने लगी। कलेक्टर साहब ने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारी योजनाओं का रास्ता दिखाया। उनके पिता और पत्नी ने भी गांव में रुककर सभी की मदद करना शुरू कर दिया, और इस तरह बरसों से अन्याय और डर के साए में जीते गांव को आखिरकार एक नई सुबह मिली। सच ने झूठ को हराया और एकता ने डर को दूर भगाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।